देखो लास्ट लेक्चर में तुम लोगों जो पढ़ाया था वो था मार्केट सर्वे और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तुम लोगों वाला वीडियो लेक्चर जाके देखना, वहाँ पे ये चीज़ पढ़ाई गई है। ठीक है, मार्केट सर्वे और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। उसमें तुम लोगों को बताया गया था कि जैसे कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मार्केट सर्वे करना पड़ेगा कि उस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। ठीक है, वहाँ पे अगर बिजनेस इंस्टॉल करोगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, और खुद की भी क्या करनी है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करना है कि अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो हमारी क्या, उस बिजनेस में हमारी क्या पॉजिटिव पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, और क्या हमारे पास निगेटिव पॉइंट है। और क्या देखा था हमने, एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या चीज़ें देखी थी, वहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, सोशल इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, और ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है। ये सारे कौन से फैक्टर थे, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ठीक है, उदाहरण में तुम लोगों को बताया था कि जैसे मान लो कि कोई एक ऐसा प्लेस है जो पूरा क्या है, रिलीजियस प्लेस है। ठीक है, और वहाँ पे तुमने क्या खोल दिया, मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो चलेगी कि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ लोग सब वेजिटेरियन हैं, मीट कोई पसंद नहीं करता है, तो वहाँ पे तुम्हारी इंडस्ट्री क्या होगी, नहीं चलेगी। तो वहाँ का सोशल इन्वायरमेंट क्या है, जिस हिसाब से उसी हिसाब से तुमको क्या करना है, काम करना है। वहाँ कोई है, वहाँ जो है वेज की कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खोलो तो वो क्या होगी, चलेगी। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा मार्केट रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हमको क्या करना पड़ता है, सर्वे करना पड़ता है, ताकि हमारा बिजनेस क्या हो, सक्सेस। ठीक है, तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो मार्केट को क्या करे, सर्वे करे, और उसी में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को क्या करे, खोजे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में तुम लोगों को ये भी बताया था कि जो इंडिया में जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। क्यों बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन क्या है, वास्ट पॉपुलेशन इंडिया में, लार्ज पॉपुलेशन है, 130 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। इसका मतलब कंज्यूमर्स यहाँ पे क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, दूसरा क्या बताया था कि जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं वो क्या है, डिफरेंट हैं। यहाँ पे तुमको प्लेन एरिया भी मिलेगा, डेजर्ट एरिया भी मिलेगा, हिली एरिया भी मिलेगा, कोस्टल एरिया भी मिलेगा। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि हर तरीके के एरियाज क्या हैं तुमको मिल रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या कर सकते हो, उस इस्टेब्लिश कर सकते हो। और क्या बताया था, यहाँ पे जो है हर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर पाए जाते हैं। ठीक है, ठंडी, गर्मी, बरसात, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग तुम क्या कर सकते हो, बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकते हो। ऐसा नहीं जैसे मान लो कि कोई इंडस्ट्री है और वो क्या कर रही है कि कोल्ड ड्रिंक बना रही है। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक बेसिकली अब तो हर वेदर में पीते हैं, लेकिन आमतौर पे अगर कोल्ड ड्रिंक है तो लोग गर्मी में पीना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ गर्मी केवल रहती है, ठंडी भी आती है, तो ठंडी के हिसाब से भी लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी सब चलती है। ठीक है, तो उस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर्स हैं। तो जो अगर कोई इंडस्ट्री या कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, वेरिएशन ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेदर। तो उससे हमारा क्या होगा, बिजनेस ग्रोथ करेगा। ठीक है, जैसे हम कॉटन के कपड़े बना रहे हैं, ठीक है, तो हम नॉर्मल शर्ट पैंट बना रहे हैं। अगर गर्मी होगी तो नॉर्मल शर्ट पैंट ही बनाएंगे, लेकिन अगर और वेदर है यहाँ पे तो हम अलग अलग प्रकार के क्लॉथ्स बनाएंगे। ठीक है, तो उससे हमारा बिजनेस क्या होगा, ग्रो होगा। ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज क्या है, ज़्यादा है। तो इंडिया में क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। और हमने क्या बताया था, यहाँ पे क्या है कि अलग अलग तरीके क्या होते हैं, एग्रीकल्चरल जो है हमारे रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं। ठीक है, हर तरीके की फसल तुमको मिलेगी इंडिया में, हर तरीके की फसल तुमको मिलेगी। तो उसके अकॉर्डिंग तुम क्या कर सकते हो, अगर कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाना चाहे तो उसको हर तरीके का रॉ मटेरियल क्या होगा, मिलेगा, और पूरे साल भर उनका क्या है, कंजम्पशन है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए क्या है, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो हमेशा क्या है, अवेलेबल है। ठीक है,
तो इस तरह से इंडिया में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। और क्या था उसमें इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, तो इसमें क्या है, स्कोप है, इसमें क्या है, स्कोप है। डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं उनका पूरी तरीके से दोहन हो चुका रहता है, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी इंडिया में क्या है, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन पूरी तरीके से नहीं हुआ है, बहुत सारा क्या है अभी पोटेंशियल बाकी है। तो हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस को ग्रो करने के अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है, बहुत ज़्यादा है। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में जाओगे तो वहाँ पे लोगों के पास क्या होगा, हर तरीके की सुख सुविधाएं मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा उनके पास, ठीक है। तो क्या करते हैं कि वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और दूसरे देशों में उसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो दूसरे देशों में क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे उसको। लेकिन इंडिया में क्या है, अभी यहाँ के लोगों को ही बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, तो हमारे पास क्या है, लोकल मार्केट अवेलेबल है, हमको एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया में जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है वो क्या है, बहुत वास्ट है, ठीक है। अब उसके बाद देखो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन। प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमको क्या करनी है, बनानी है। जैसे हमने मार्केट सर्वे कर लिया, तो मार्केट सर्वे के बाद हमको क्या करना पड़ता है, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है। या कोई अगर हमको प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, ये रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। तो रिपोर्ट में मार्केट सर्वे क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है मार्केट सर्वे का। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में देखो जो तुम लोगों का है, एक होती है प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या है, कुछ जनरल डिटेल्स जो है उसमें रखी जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि तुमको कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करोगे। प्रॉपर क्या करते हो, रिपोर्ट तैयार करते हो। तुम लोग भी अभी प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसको क्या करोगे, रिपोर्ट तैयार करोगे, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक हिसाब से देखा जाए तुम्हारी प्लानिंग है, ये तुम्हारी क्या है, प्लानिंग है। तुम चीजों क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। तो बिना रिपोर्ट बनाए एनालाइज नहीं कर सकते। हवा में एनालाइज कर लोगे क्या होगा, बिजनेस भी तुम्हारा हवा हो जाएगा। तो इसलिए प्रॉपर क्या करना है, एक रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये होती है तुम्हारी जनरल डिटेल्स। जनरल डिटेल्स में क्या डालना है, देखो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये चीजें रहेंगी, ठीक है। और रिपोर्ट का यही क्या रहेगा, फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। और ऐसे ही इसको मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में ही क्या करना है, लिखना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब कोई चीज बनती है तो उसका क्या होता है, फॉर्मेट होता है। और उसी फॉर्मेट में क्या करोगे, बनाओगे। अगर उस फॉर्मेट में नहीं बनाओगे क्या होगा, इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, ठीक है। दूसरी चीज कि कुछ चीजें मिसिंग हो जाएंगी, ठीक है। तीसरी चीज कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो इस तरह से जो रिपोर्ट है उसी फॉर्मेट में हमको क्या करनी है, बनानी है। तो सबसे पहले उसमें कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें क्या करना है, जनरल डिटेल डालनी है। जनरल डिटेल में क्या करूँगा, जो एंटरप्रेन्योर है उसका नाम, एंटरप्रेन्योर का नाम डालोगे। और फिर क्या डालोगे, फर्म का नाम डालोगे, जो फर्म तुम बनाना चाह रहे हो उसका नाम डालोगे। और एड्रेस डालोगे, ठीक है। सबसे पहले कि ये है और ये फर्म है और ये एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद एंटरप्रेन्योर्स क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो कभी कभी तुम लोग देखते हो कि क्या करते हैं कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट है या कोई तुम्हारा बिजनेस है तो उसमें सबसे पहले ये लिखा रहता है कि इसको कौन चला रहा है, ठीक है, या किसका है ये। जैसे तुम लोग टाटा नाम सुनते होगे, ठीक है। तो टाटा नाम सुनते ही तुम्हारे अंदर क्या आता है, अच्छा होगा, ठीक है। टाटा का क्या होगा, अच्छा होगा। तो ऐसे जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका सबसे ऊपर ही उसका क्या रहेगा, डिटेल रहेगा। अगर वो बहुत अच्छा है, उसको लोग जान रहे हैं, तो उसी को उसका नाम ही देख के क्या कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे कि ये सही होगा अगर ये है तो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें एंटरप्रेन्योर का क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, ये सारी चीजें क्या की जाती हैं, डाली जाती हैं। बहुत सारा डिटेल डालते हैं ना लोग कि ये क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा, बीटेक, MBA, MTech, ठीक है, लंदन यूनिवर्सिटी से इन्होंने ये किया, फिर यहाँ से ट्रेनिंग किया, खूब सारा डिटेल क्या करते हैं लोग डालते हैं। तो उससे लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि इसका काम क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डिटेल्स ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। जो हम प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं उसका क्या करना है हमको, डिटेल। अब उसके बाद अभी यहाँ पे किसका डिटेल था, एंटरप्रेन्योर प्रोफाइल, ठीक है। जैसे कोई भी तुम प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहे हो
तो उसमें 3-4 चीजें डालना जरूरी रहता है। सबसे पहले क्या डालना रहता है? एंटरप्रेन्योर प्रोफाइल। तो ये हो गया एंटरप्रेन्योर की प्रोफाइल। उसके बाद क्या रहता है? मार्केट एनालिसिस, फिर टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, फिर इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो मार्केट एनालिसिस में ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो डिटेल्स ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, इसमें क्या डालेंगे? सबसे पहले मटेरियल रिसोर्सेज। ठीक है, किस चीज का है? कौन दिया? ठीक है, तो तुम्हारा क्या है कि मटेरियल रिसोर्सेज। मटेरियल रिसोर्सेज में क्या है कि तुम मशीन कौन सी लगा रहे हो, इक्विपमेंट कौन से लगा रहे हो, टूल्स कौन से लगा रहे हो, तो उसका डिटेल वहां पे क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। ये मशीन है हमारी, ये टूल्स हैं, इक्विपमेंट है। फिर रॉ मटेरियल्स रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम कहाँ से ले आएंगे, क्या करेंगे, कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, वो सारा डिटेल हमको क्या करना है? लिखना है। जैसे मान लो कि तुम लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई इंडस्ट्री खोल रहे हो, ठीक है, तो उसमें लिखोगे ना कि ये मशीन हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से रॉ मटेरियल लेंगे, ये रॉ मटेरियल लगेगा। ठीक है, फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन डिटेल, फिर हम क्या चीज मैन्युफैक्चर करेंगे, क्या चीज प्रोडक्ट, क्या हमारा प्रोडक्ट होगा, उसका भी डिटेल क्या करना पड़ेगा? डालना पड़ेगा। फिर क्या है? यूटिलिटीज। यूटिलिटीज में इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर से, सुविधाएं क्या क्या रहेंगी वहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लाओगे, वाटर कहाँ से लाओगे, तुम्हारा सीवेज टैंक क्या कैसे होगा, ये सारी चीजें वहाँ पे डालनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या आता है? ह्यूमन रिसोर्सेज। ये क्या था? मटेरियल रिसोर्सेज। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या होता है कि जो वहाँ पे वर्कर्स होंगे, जो तुम्हारे एम्प्लॉय होंगे, वो कौन होंगे, कैसे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है? स्किल्ड। स्किल्ड में क्या होता है कि कितने डिप्लोमा होल्डर्स हैं, कितने बीटेक होल्डर्स हैं, कितने एमबीए हैं, और कहाँ से किसी को हायर किया है अगर किसी को, तो वो सब उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कंपनीज क्या करती हैं कि बीटेक के स्टूडेंट को भी ले जाती हैं, डिप्लोमा को भी ले जाती हैं, हर साल वो क्या करती हैं? रिक्रूटमेंट करती हैं। तो वहाँ पे दिखाती हैं कि हमारे कंपनी में इतने स्किल्ड वर्कर हैं या इतने स्किल्ड एम्प्लॉय हैं, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? बीटेक है, या उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? डिप्लोमा है, और या तो कहीं से उनका एक्सपीरियंस है, तो क्या हो जाते हैं? स्किल्ड हो जाते हैं। फिर आता है सेमी स्किल्ड। सेमी स्किल्ड क्या होते हैं? जो वहीं पे ट्रेनिंग करके, ठीक है, वहाँ पे ट्रेनिंग करके उनका क्या हो जाता है? वो स्किल आ जाती है, या मतलब स्किल्ड से थोड़ा सा इनके क्या होता है? उतनी ज्यादा स्किल नहीं होती है। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि ये पूरी, जैसे मान लो वर्कशॉप हो गई, ठीक है, पूरी मशीन है, तो एक वहाँ इंजीनियर बैठा दिए। ठीक है, तो इंजीनियर क्या है? वो स्किल्ड है, उसको हर चीज़ पता है, और एक उसके लिए हेल्पर बैठा दिए। ठीक है, तो हेल्पर क्या है? सेमी स्किल्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अनस्किल्ड। अनस्किल्ड मतलब जैसे लेबर हो गए, ठीक है, डेली वर्कर्स हो गए, इनकी भी जरूरत पड़ती है किसी भी फैक्ट्री में, तो किस में आ जाएंगे? अनस्किल्ड में आ जाएंगे। तो वहाँ पे हमको दिखाना पड़ता है कि हमको कितने स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट है, कितने सेमी स्किल्ड की जरूरत है, और कितने अनस्किल्ड या लेबर की जरूरत है। ठीक है, डेली वर्कर्स की जरूरत है। तो ये सारा कंपनी क्या करती है? जैसे बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो सारा दिखाना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो कंपनीज क्या करती हैं, जो कंपनी जाती हैं वो लेने के लिए कैंपस सिलेक्शन या तमाम सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये हर साल सेलेक्ट करके ले जाते हैं। उसमें से आधे बच्चे क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं मिल पाती हैं उनको, और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो बाहर चले जाते हैं। लेकिन कंपनी जब रिक्रूटमेंट करती है तो दिखाती हैं अपने रिपोर्ट में कि हमारे पास इतने क्या हैं? स्किल्ड वर्कर हैं, इतने बीटेक होल्डर हैं, इतने डिप्लोमा होल्डर्स हैं, इतना हमने इस साल क्या किया? रिक्रूट किया। ठीक है, तो लोग देखते हैं अच्छा इतना रिक्रूट, इसका मतलब कंपनी क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। ठीक है,
फिर उसके बाद आता है कास्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट की कास्ट कितनी आएगी, जो प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हो उसकी कास्ट कितनी आएगी, वो कैसे पता करोगे? सबसे पहले क्या आता है? फिक्स्ड कास्ट। फिक्स्ड कास्ट में क्या होता है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, तो ये कास्ट क्या है? फिक्स है। लैंड परचेज करोगे उसकी कास्ट आएगी, बिल्डिंग बनाओगे उसकी कास्ट आएगी, फिर मशीन एंड इक्विपमेंट टूल्स लोगे उसकी भी क्या होगी? कास्ट आएगी। वो सब फिक्स है, ठीक है, उतना हमको लगना ही लगना है, ठीक है, तो फिक्स्ड हो जाती है। फिर उसके बाद आती है वर्किंग कैपिटल्स। वर्किंग कैपिटल्स क्या होती है? ऑपरेशन के समय जो हमको कैपिटल की जरूरत होगी, उसमें क्या होगा? यूटिलिटी, जैसे जो सुविधाएं हम दे रहे हैं, मान लो हम क्या चलवा रहे हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं उनके लिए बस चलवा रहे हैं कि बस जाएगी, बस ले आएगी, ठीक है। जो हमारा कैंपस है उसमें बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं उनको, ठीक है, कैंटीन फ्री है और तमाम सारी चीजें हैं, तो और क्या कहते हैं, हर एक कमरे में एसी और तमाम व्यवस्थाएं हैं, तो वो सब हमारा यूटिलिटीज में आ जाएगा, ठीक है, जो वर्किंग कैपिटल होगा। फिर रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल क्या होते हैं, कब कितनी जरूरत है, ये आते रहते हैं हमेशा, ठीक है। रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के हिसाब से रॉ मटेरियल क्या होता है? आते रहते हैं, ठीक है। फिर वेज एंड सैलरीज, जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनको क्या करना पड़ेगा? वेतन देना पड़ेगा, तो भी किस में आएगा? वर्किंग कैपिटल में आएगा, ठीक है। फिर सोर्स ऑफ फिनांस। सोर्स ऑफ फिनांस भी इसी में डाल देंगे कि हमारा मतलब कि जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। सोर्स ऑफ फिनांस हमारा क्या है, ठीक है, ये डालते हैं, ये कंपनी डालते हैं कि हमने इतना रुपए क्या किया? उधार लिया, ठीक है, या इतना रुपए हमने स्वयं क्या किए? जनरेट किए, या जो ओनर है उसने ही सारा पैसा क्या किया है? लगाया है। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सोर्स ऑफ फिनांस। तो जैसे जिसके ऊपर जो ज़्यादा उधार लेके करते हैं, ठीक है, तो कंपनी डेट कंपनीज में आती है, ठीक है। इसका मतलब इन्होंने पैसा क्या किया है? उधार लेके वो किया, लगाया, ठीक है। तो अभी इनके 3-4 साल तक तो इनको जो प्रॉफिट होगा वो क्या करना पड़ेगा? जो उधार लिया उसको देने चला जाएगा। कुछ कंपनी जैसी होती हैं जो रिकवर कर लेते हैं, पूरा डेट फ्री फिर घोषित कर लेते हैं, डेट फ्री कंपनीज, ठीक है। तो जो डेट फ्री कंपनीज होती हैं उन पे लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं कि इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, इनके ऊपर कोई उधार नहीं है, तो यहाँ पे काम किया जा सकता है। फिर आता है टोटल कास्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर ये सब मिला के कितना हमारा प्रोजेक्ट का कास्ट आ रहा है वो लिखना पड़ता है। फिर हम क्या करते हैं? मार्केट एनालिसिस करते हैं। मार्केट एनालिसिस कल हमने बताया था तुम लोगों को कि मार्केट एनालिसिस में क्या करते हैं? मार्केट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। हम देखते हैं कि हमको कहाँ कहाँ अवसर हैं, कि हम अगर बिजनेस इंस्टॉल कर रहे हैं तो सबसे पहले हम मार्केट का सर्वे करेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि ये मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसी हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को क्या करेंगे? बनाएंगे, डिजाइन करेंगे, उसी हिसाब से हम सर्विस देंगे। फिर डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। फिर डिमांड और सप्लाई क्या है, पता चला हमने कोई चीज़ बना दी लेकिन उसकी डिमांड ही नहीं है, ठीक है, कल बताया था तुम लोगों को, ठीक है। जैसे मान लो कि गांव का एरिया है, ठीक है, अब गांव के एरिया में तुमने क्या किया कि डेयरी खोल दी, डेयरी प्रोडक्ट बनाने लगे, लेकिन गांव में क्या है? खुद ही लोगों के पास भैंस है, खुद ही सबके पास गाय है, ठीक है, तो तुम्हारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। वहीं शहर में अगर उसको खोलोगे तो क्या होगा? लोग लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या करना है? डिमांड एंड सप्लाई को भी क्या करना है? ध्यान में रखना है। सबसे जरूरी होता है डिमांड सप्लाई एनालिसिस, ठीक है। फिर परचेज फ्रॉम अदर स्टेट, हमको कौन सा सामान अदर स्टेट से भी खरीदना है, ये भी चीजें देखनी पड़ती है। फिर प्रोडक्ट में मिक्स प्लानिंग, ठीक है, मतलब कि प्रोडक्ट में और कौन कौन से प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ऐसा नहीं केवल एक ही प्रोडक्ट बनाए, जैसे नेस्ले है, ठीक है, नेस्ले के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है, बहुत डिफरेंट प्रकार के क्या आती हैं? चॉकलेट्स आते हैं, ठीक है, कैंडी आती है, बॉर्नविटा आता है, वो भी शायद नेस्ले का, ठीक है। तो बहुत सारे नेस्ले क्या आते हैं? प्रोडक्ट आते हैं। तो जरूरी नहीं कि एक ही प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट में भी हमारा क्या हो सकता है? वेरिएशन हो सकता है। तो ये मार्केट एनालिसिस। फिर उसके बाद क्या आती है? प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। अब हम क्या करते हैं? देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट क्या कहते हैं, प्रॉफिट कैसे होगा या कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू क्या होता है? जो हम क्या कहते हैं सेल कर रहे हैं उससे हमको कितना पैसा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारा क्या हो रहा है? खर्च लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी खर्च लग रहा है, वेतन का खर्च लग रहा है, ठीक है, रॉ मटेरियल का लग रहा है,
फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जब हम बेचने जा रहे हैं तो उसका भी क्या है, खर्च है। ट्रांसपोर्टेशन से जा रहे हैं, एक आदमी लेके जा रहा है, 2 आदमी लेके जा रहे हैं, तो उसका भी क्या होगा, खर्च होता है। फिर आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे मान लो किसी से उधार लिया है तो हमको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो भी एक हमारा खर्च हुआ। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी लगते हैं, सैलरी में हो गया, ठीक है। और तमाम कोई मीटिंग कर रहे हो, सेमिनार कर रहे हो, कोई फंक्शन कर रहे हो, तमाम सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं। फिर आता है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जैसे कोई मशीन है, ठीक है, तो पुरानी होगी तो उसमें क्या होगा, उसको भी सही करने में खर्च लगेगा, खराब होगी तो उसमें भी खर्च लगेगा, ठीक है। जो नई मशीन काम करेगी वो 2 साल पुरानी मशीन काम उस तरह से नहीं करेगी, तो उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। फिर हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब टोटल हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और फिर उसमें से टैक्स को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, टैक्स भी देना पड़ता है ना, टैक्स को घटा देंगे। फिर आता है हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये सारा हमारा जो है प्रॉफिट एनालिसिस में इन सारी चीजों क्या करना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तक देखो, यहाँ तक तुम्हारा जो है जो रिपोर्ट तैयार करोगे प्रॉफिट तक आ गए, तो ये तुम्हारी एक जनरल रिपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद कुछ और इंफॉर्मेशन डाली जा सकती है, अदर सप्लीमेंट्री डिटेल्स, जैसे हाउस प्रॉपर्टी ओनरशिप डिटेल, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, उसके पास और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। या जो जहाँ पे इंडस्ट्री लगा रहे हैं उस पे जो है जो प्रॉपर्टी है उसका डिटेल वगैरह, ये हमारी इंडस्ट्री है, ये रजिस्ट्री है, और ये तमाम सारी चीजें वो भी डिटेल क्या करते हैं, लगाते हैं। फिर उसके बाद है इंगेजमेंट इन अदर फर्म्स, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि अन्य इनके कौन कौन से फर्म्स चल रहे हैं, ठीक है, तो लोग दिखाते हैं ना ये क्या कहते हैं, उन्हीं की इंडस्ट्री है जिनका ये चल रहा है, ठीक है। जैसे फिल्म का एडवर्टाइजमेंट आता है, देखते हो ना, तो उसमें आता है कि ये पिक्चर आ रही है, तो ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, जिन्होंने सिंघम प्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो लोग अच्छा सिंघम बनाए थी तो बड़ी अच्छी पिक्चर थी, तो ये भी क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है। तो जैसे अब मान लो कि अदर फर्म्स आ गए, टाटा का हो गया, तो टाटा क्या है, टाटा के बहुत सारे फर्म्स हैं, ठीक है। तो दिखाएंगे कि ये मतलब कि इनके ये और फर्म्स हैं जो सक्सेसफुल हैं, ठीक है। तो उस तरह से ये सारी डिटेल दिखाते हुए हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। समझ में आई प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या चीजें डालनी है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। तुम लोग जैसे अभी क्या कहते हैं कि डिप्लोमा कर रहे हो, आगे जाओगे तो तमाम जगह प्रोजेक्ट सर्वे करने जाना पड़ता है, तो उसमें फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, ठीक है। छोटी छोटी अभी तुम लोग जब प्रोजेक्ट करोगे 6 सेमेस्टर में, तो उसकी भी रिपोर्ट क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। तो उसमें कई सारे पॉइंट डालने पड़ते हैं, वो डालना क्या रहता है, जरूरी रहता है, ठीक है। तो ये कि जनरल जो है तुम्हारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। इसी तरीके से एक बनती है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं डीपीआर। तो जैसे ये हमने प्रोफार्मा बताया, जैसे मान लो ये उसमें क्या होगा, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सबका डेटा देना पड़ेगा, सबका क्या करना पड़ेगा, डेटा देना पड़ेगा। स्किल्ड लेबर इतने, सेमी स्किल्ड इतने, अनस्किल्ड इतने, ठीक है। मशीन्स में कौन कौन सी मशीन लगा रहे हो उसका डेटा देना है, क्योंकि वो कौन सा रिपोर्ट है, डिटेल है, सब कुछ डिटेल में देना है। लैंड बिल्डिंग का कॉस्ट इतनी है, ठीक है, मशीन टूल की कॉस्ट इतनी है, ये सारी चीजों क्या करना है, डिटेल देना है, ठीक है। यहाँ पे सब डिटेल देना है, सेल्स कितना हो रहा है, कितना हमारा रेवेन्यू आ रहा है, कितना हमारा एक्सपेंसेज हो रहा है, कितना टैक्स जा रहा है, ठीक है। इन सारी चीजों का एक डिटेल प्रोफार्मा तैयार करना है, ठीक है। जैसे तुम लोग यहाँ पे लिखे, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, तो पहले कॉलम क्या लिखोगे, सेल्स रेवेन्यू। अब सेल्स रेवेन्यू जो तुम्हारा आ रहा है उसको क्या करोगे, डिटेल में लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, उसको लिखोगे। तो हर चीज का यहाँ उसमें क्या दिया जाता है, डिटेल दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो कहीं पे भी कोई भी इंडस्ट्री होती है तो उसकी डीपीआर बनती है। डीपीआर जो होती है, डिटेल प्रोजेक्ट एक रिपोर्ट बनती है, वो बड़ी मोटी से रहती है, उसमें सब चीज रहता है। अगर तुमको कंपनी का कुछ भी देखना है तो उसमें क्या होगा, सारी चीजें
मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तुम लोग जानते रहो। और अगर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में एग्जाम में आता है तब भी क्या करना है, रिपोर्ट तो तुम्हारी यही रहेगी। ठीक है, इसी को थोड़ा बहुत क्या करोगे, इलेबोरेट करोगे, और नहीं तो इसी को डिटेल प्रोजेक्ट वो करके थोड़ा सा अपने बुक से वो लेके सहारा लेके इसी को किस में कन्वर्ट कर दोगे, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। ठीक है, बस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में यही है तुम्हारा। ठीक है, चलो।